तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 स्टॉक्स के बारे में, 10 कंपनीज के बारे में जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और यहाँ पर हमको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक्स या तो कंसोलिडेशन में हैं या फिर प्राइस करेक्शन पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आगे आने वाले समय में ये सारे स्टॉक्स अच्छा करते हुए देखने को मिलेंगे। जहाँ पर देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है पिछले 8 महीनों में। लार्ज कैप में वो चीज़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन मेरा ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है, सजेशन है कि एज ए रिटेल निवेशक आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना है, एसेट एलोकेशन प्रॉपर रखना है। अल्फा जनरेट करने के चक्कर में हम काफ़ी रिस्क ले लेते हैं, हम अपनी रिस्क एपेटाइट को समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि चलिए लार्ज कैप बेच देते हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप में पोजीशन बना लेते हैं और हमारा पोर्टफोलियो जो है टुवर्ड्स स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत लंबे समय तक तेज़ी नहीं चलती। आप चाहे तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। तो लार्ज कैप भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जैसे ही इन्फ्लो आना शुरू होगा फिर ये भी परफॉर्म करेंगे। तो एक प्रॉपर बैलेंस हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। तो अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो वो इग्नोर इग्नोर मत कीजिए। इनफैक्ट जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में बात करूँगा वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में काफ़ी परेशानी देखने को मिली है पिछले काफ़ी समय से। ऑलमोस्ट अपने आईपीओ प्राइस के आसपास स्टॉक चल रहा है। जब से आईपीओ आया, देखिए 2020 में कोविड के टाइम पे इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है। और ऊपर से इस तरह से देखें, टॉप गया था 1200 के आसपास, अभी 44% की करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या हो रही हैं कि देखिए सब चीज़ें अच्छी है। मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ सबसे पहले तो। स्पेंडिंग काफ़ी स्ट्रांग है अभी। आई थिंक 25% के आसपास इनकी वाई ओ वाई सेकेंड क्वार्टर में स्पेंडिंग देखने को मिली है। रिटेल और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है, वाई ओ वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एसेट क्वालिटी अभी भी काफ़ी स्टेबल है। नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, 20% के आसपास से यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। और अभी रुपए कार्ड का जो चलन है वो भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं। अर्निंग्स भी यहाँ पर अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है एसबीआई कार्ड की। लेकिन जो नेगेटिव चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर नीचे है, वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर, जो अभी हमको लगातार देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं फिजिकल ईयर की, तो एक टाइम पे 17% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे, आज की डेट में 11% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर लगातार गिर रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड इनके लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ तो जो मैनेजमेंट ने भी अभी कॉन कॉल में गाइडेंस दी थी, वो बोला था कि नियर टर्म नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर रहेगा और ये एक FY 25 से रिकवर होता हुआ वापस से देखने को मिलेगा। तो यानी कि कुछ और क्वार्टर का यहाँ पर इशू है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर वापस से ये स्टॉक और बिजनेस अच्छा करता हुआ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वापस से जो है इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। क्रेडिट कॉस्ट भी अभी आप देखें तो एलिवेटेड हमको देखने को मिल रही है। अनसिक्योर्ड लोन वाला जो एक ये ड्राफ्ट आया है आरबीआई की तरफ से, वो भी यहाँ पर एक इशू क्रिएट कर रहा है अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, आपको बताइए। तो ये सारी चीज़ें अभी इस पे जो है प्रेशर क्रिएट कर रही है। लेकिन एक अगर चीज़ आप टेक्निकली देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बेस बनता हुआ नजर आया, जहाँ पर स्टॉक ने कई बार बेस बनाया है, कई बार यहाँ से डिमांड जनरेट हुई है, फिर से ऐसा लग रहा है कि डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो FY 25 यहाँ पर डिस्काउंट होता हुआ नजर आएगा और स्टॉक यहाँ से उम्मीद है पूरा अच्छी तरीके वापस ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में एक ही कंपनी है इकलौती जो लिस्टेड है, और ये एचडीएफसी कार्ड्स के बाद, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स है उसके बाद सेकंड नंबर की कंपनी, इसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करेक्टेड लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक बात करना इसका यहाँ पर डेफिनेटली बनता है। पिछले आप देखेंगे तो 2021 से ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल इसको होने वाले हैं और स्टॉक बिल्कुल वहीं उसी लेवल पे है। पीछे इसके रीज़न क्या है कि अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर यहाँ पर आता हुआ देखने को, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो इन्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर हुआ वो एक ओवरहैंग था। साथ ही साथ अभी आप देखें तो एफ का भी इनफ्लो अभी कम हुआ है मार्केट में। एफ का फ्लो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो एचडीएफसी बैंक उसको जो है उसकी कॉस्ट बेयर कर रहा है। तो स्टॉक कंसोलिडेटेड लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है तो एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट ऑल टाइम हाई पे हमको देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर है और प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर मुझे लगता है आगे लंबे समय तक, अगले आने वाले 10 15 20 सालों की कहानी है, जहाँ पर ये टॉप 4 5 बैंक्स हैं
वही यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो एचडीएफसी बैंक एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जिसको आप बाय कर सकते हैं और वैल्यूशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरा स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी काफ़ी लंबे समय से आप देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कब से कंसोलिडेशन हो रहा है? 2021 से। तो ऑलमोस्ट दो सवा दो साल हो गए हैं स्टॉक में कोई मूवमेंट अपसाइड पे ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। हालांकि करेक्शन भी देखने को नहीं मिली है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न नहीं बने हैं पिछले 2 साल में। अब क्यों नहीं बने हैं उसके पीछे भी रीज़न है। एक तो वैल्यूशन बहुत ज़्यादा इसके हो गए थे। स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त कोविड के बाद यहाँ पर रनअप दिखाया था, फिर वैल्यूशन काफ़ी हाई हो गए थे। फिर इसमें अभी फिर रशिया यूक्रेन के बाद, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट हुई। जो पीवीसी प्राइसेस थे, सीपीवीसी प्राइसेस थे, काफ़ी ऊंचे चले गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर बॉटम्ड आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एस्ट्रल भी यहाँ पर मार्केट लीडर, एज ए बीइंग अ मार्केट लीडर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा। प्लम्बिंग बिजनेस इनका लगातार अच्छा कर रहा है। अपने एडेसिव और पेंट सेगमेंट को ये स्केल अप करते हुए नजर आएंगे एज पर मैनेजमेंट। बाथवेयर सेगमेंट में भी एक अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है और अपनी प्लम्बिंग कैपेसिटी ये लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एडेसिव प्लांट्स भी इनका एक, आई थिंक एक जगह है, नाम याद नहीं है मुझे, वहाँ पर इनका आ रहा है। तो ये सारी कैपेसिटीज आती हुई देखने को मिलेंगी, तो ये भी अच्छा करेगा। इसको भी आप बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। और बाय ऑन डिप्स वाले स्टॉक हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इसके बाद है डीमार्ट, एक और शानदार बिजनेस, एक और मार्केट लीडर बिजनेस, और लॉन्ग टर्म स्टोरी डीमार्ट की भी नज़र आती है। और स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई, 6000 के आसपास का लेवल इसने टच किया, उसके बाद अभी 4000 के लेवल के आसपास चल रहा है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ बाय कीजिए। हो सकता है स्टॉक में थोड़ा और कंसोलिडेशन चले, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन रहेगा तो ये स्टॉक मेरे को लगता है अपने ऑल टाइम हाई पे ज़रूर जाएगा। और अभी हाल ही में लगातार अपने नए स्टोर्स ओपन करें, आई थिंक अब 340 स्टोर्स इनके हो गए हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस, बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी, डबल डिजिट ग्रोथ, 20% के आसपास कंपनी मुझे लगता है ऐसे लगातार ग्रो कर सकती है। हालांकि ऑनलाइन बिजनेसेस का, ऑनलाइन रिटेल का यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, लेकिन अगर ग्रोथ आ रही है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा लॉन्ग टर्म अगर आपको एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर दिखता है किसी में तो वो डीमार्ट में दिख सकता है। तो आप इसको भी ज़रूर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है डिवीज़ लैब, एक और शानदार कंपनी। इसमें भी काफ़ी इशू हमको देखने को मिले। कोविड सेल्स काफ़ी हुई जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी भागा, उसके बाद स्टॉक, कोविड ख़त्म, स्टॉक का मोमेंटम ख़त्म। अब यहाँ पर स्टॉक फिर से एक बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार के ग्रोथ इंजन्स हैं, ड्राइवर हैं इसके पास, जिस प्रकार के यहाँ पर प्रोडक्ट में कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, जिस प्रकार की कैपेसिटीज़ हैं, डिवीज़ लैब मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी अच्छा करेगा। और साथ ही साथ जिस प्रोडक्ट लाइन में ये उतर रहे हैं, अभी पेटेंट इनके जो है पेटेंट एक्सपायर होंगे आगे आने वाले समय में, उसमें ये अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे उस टाइम पे और फिर से एक बार मार्केट लीडर की पोजीशन हासिल करेंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि करीब 60 से 70% यहाँ पर मार्केट शेयर पे उन प्रोडक्ट्स में भी लेते हुए नज़र आएंगे। जो कंट्रास्ट मीडिया की अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और भी कुछ एक आध अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो डिवीज़ लैब को एक अच्छी बेट बनाती है इन लेवल्स पे, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। सिमिलर गोज विद लॉरस लैब। काफ़ी हेडविंड्स हैं देखिए इस पूरे सेक्टर में, प्राइसिंग को लेकर, जेनरिक प्राइसिंग को लेकर हेडविंड्स हैं। तो ये हेडविंड्स में ही बाय करना है ताकि टेलविंड्स में इसका मजा आए। तो ठीक है, लॉरस लैब, डिवीज लैब, ऐसी कंपनीज अभी लॉन्ग टर्म के लिए नजर आती है और FY 25 से यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ सकती हैं। इसके बाद है एक और शानदार कंपनी, आवास फाइनेंशियल। इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन और इनफैक्ट प्राइस करेक्शन देखने को मिला 60% का। लेकिन जिस प्रकार का ये बिजनेस है, सेक्टर लीडर है, मुझे लगता है बहुत दिन यहाँ पर रुकेगा नहीं है। एक बेस काइंड ऑफ यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, क्योंकि वॉल्यूम्स आप देखें तो यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो इस बाइंग के साथ मुझे लगता है यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अभी इशू क्या थे, टेक ट्रांसफॉर्मेशन ये कंपनी कर रही थी, मैनेजमेंट चेंज भी यहाँ पर हमको देखने को मिला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्पर्सल रेट इनके डाउन हुए पिछले कुछ समय में। ठीक है, थोड़ी सी जो ईल्ड है वो थोड़ी सी डाउन होती हुई देखने को मिली। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो इसको कोई मात यहाँ पर नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मैं होम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं, ठीक है, अफोर्डेबल होम फाइनेंस के सेक्टर की बात करूं, तो बहुत लंबी ग्रोथ, बहुत लंबा एक यहाँ पर मार्केट और बहुत लंबी ग्रोथ नज़र आती है इस पूरे सेक्टर में। तो एसेट क्वालिटी के मामले में नंबर 1 है। फ्रेंचाइजी बहुत ही रोबस्ट फ्रेंचाइज है। अर्निंग ग्रोथ कंपनी की लगातार आ रही है, स्टेबल अर्निंग ग्रोथ है। तो यहाँ पर ये स्टॉक मुझे लगता है वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ हमको सूनर और लेटर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आवास फाइनेंशियल में नज़र आ रही है। और
अफोर्डेबल होम फाइनेंस सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो मुझे लग रहा है इस सेक्टर में पैसा आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते भैया, जिस तरह का इसका डाइवर्सिफिकेशन है। और चाहे रिन्यूएबल में ले लें, चाहे रिटेल में ले लें, चाहे टेलीकॉम में ले लें, डिजिटल में ले लें, या फिर ऑयल एंड गैस, मतलब कहीं भी, ठीक है, हर जगह यहाँ पर मार्केट में ये दबदबा है इसका। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, तो करंट मार्केट प्राइस पे रिलायंस को बाय कीजिए। डेफिनेटली थोड़ा सा मर्जर अभी जो इसका एक मेन बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस का है, ठीक है, ऑयल 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 वाला बिजनेस है इनका, जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो इनके बिजनेस डीमर्ज होते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर रिटेल में अपॉर्चुनिटी बनेगी, यहाँ पर डिजिटल में अपॉर्चुनिटी बनेगी, ग्रीन जो एनर्जी है, रिन्यूएबल्स है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो रिलायंस को उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो रिलायंस एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगले आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों की कहानी है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद है इन्फोसिस। जी हाँ, तो आईटी सेक्टर में भी हम सभी को पता है काफ़ी परेशानी रही है पिछले काफ़ी समय से। लेकिन इंटरेस्ट रेट जब यहाँ पर कट होना शुरू होंगी तो आईटी सेक्टर में फिर से हरियाली आती हुई देखने को मिलेगी। और मुझे इन्फोसिस लार्ज कैप में अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए डिजिटल सर्विसेज रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है, और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड भी इसकी आई थिंक 2.5% के आसपास है। और जो जनरेटिव एआई को लेकर एक यहाँ पर ट्रेंड है, उसको भी ये केटर करते हुए नजर आएंगे। इनका एक प्लेटफॉर्म है टोपास, जहाँ पर ये रेडी टू यूज़ इंडस्ट्री वाइड सोल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं ऑलरेडी, तो वो भी एक बड़ा यहाँ पर ट्रैक्शन उसमें भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस अच्छा है, यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ ऐसा नहीं है, ये देख जितनी भी कंपनीज हैं आपको ऐसा नहीं दोस्तों यहाँ पर 25 से 30% ग्रोथ मिलेंगी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कंसिस्टेंट और टेंशन फ्री रिटर्न्स हमको 15 से 15% के आसपास बनते हुए देखने को मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में, और हमारा पोर्टफोलियो भी ये सिक्योर करते हुए नजर आएंगे जहां पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन्फोसिस टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर करीब करीब मुझे लग रहा है 1650 के आसपास ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑल टाइम हाई थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद है आरती इंडस्ट्रीज़, केमिकल सेक्टर की एक और ज़बरदस्त कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज़। की बात की जाए तो इंडस्ट्री वाइड हमको प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर हम सभी को पता है कि पूरी इंडस्ट्री में इशू था केमिकल सेक्टर में, चाहे हम डंपिंग की बात करें या फिर इन्वेंट्री को लेकर बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरे इंडस्ट्री लेवल पे थी, ये हम सभी को पता है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमको फिर यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी, और आरती इंडस्ट्रीज ने जिस प्रकार का केपेक्स किया है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये यहाँ पर बेस बन चुका है, वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग हुई है, और यहाँ से ही पूरा सेक्टर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। केमिकल सेक्टर पे ज़रूर नज़र रखिएगा, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है अभी, देखिए यहाँ पर केमिकल सेक्टर के रिगार्डिंग ये वाला वीडियो जहाँ पर हमने 10 स्टॉक्स के बारे में बात करी है, वहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर इंसाइट आपको देने की कोशिश की है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज़ को भी करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस सेक्टर से मार्केट लीडर एचडीएफसी लाइफ, इसमें भी एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला है। आप देखिए 2019 से स्टॉक कहीं नहीं गया है, ठीक है। ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, टेंशन होती है कि यार कब से हम लेके बैठे हैं, मतलब स्टॉक चलता ही नहीं है, क्या करें। तो थोड़ा सा वहाँ पर हमारा पेशेंस लूज होता है, लेकिन पेशेंस को बनाए रखना ही एक इन्वेस्टर का यहाँ पर असली गेम है, तभी दोस्तों वेल्थ बनती है। तो एचडीएफसी लाइफ भी एक ऐसी कंपनी जो मुझे लगता है 15% रिटर्न आराम से लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म सेक्टोरल आपको टेलविंड्स देखनी है, इंश्योरेंस सेक्टर में टेलविंड्स हैं, लॉन्ग टर्म सेक्टोरल टेलविंड्स हैं, तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ यहाँ पर काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, इन दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और एचडीएफसी लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मैं यही बता रहा हूँ कि 14 to 15% एक्सपेक्टेशन रखनी है लॉन्ग टर्म में, और एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ये सारे स्टॉक्स, तो इसलिए आपको उस पर्सपेक्टिव से सोच के इनको लेना है। अगर आप हाई ग्रोथ इन्वेस्टर, थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, तो आप इन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है इन स्टॉक्स को लेकर वो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।